नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दोनों राज्यों की खास और चुनिंदा खबरों पर। बताएंगे कि आखिर राज्य में क्या कुछ चल रहा है खास। शुरुआत करेंगे छतरपुर से, जहां ओरछा थाना क्षेत्र के ढीलापुर गांव में दबंगों द्वारा एक ब्राह्मण परिवार के घर में घुसकर मारपीट की गई। साथ ही बात होगी जांजगीर की भी, जहां महिला सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए आज महिला थाने का शुभारंभ किया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। छतरपुर के ओरछा थाना क्षेत्र के ढीलापुर गांव में दबंगों द्वारा एक ब्राह्मण परिवार के घर में घुसकर मारपीट की घटना सामने आई है, जिसमें गर्भवती अर्चना पटेरिया सहित जयदीप, लवली और अनिल पटेरिया घायल हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार ने ओरछा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जबकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने बताया कि घटना पुराने पारिवारिक विवाद और समाज के लोगों के शामिल होने के कारण हुई है। ओरछा रोड के ढीलापुर गांव में पारिवारिक पुराना रंजिश थे। ज़मीन को लेकर, ज़मीन जायदाद के विवाद को लेकर कल मारपीट हुई है, जिसमें दूसरे पक्ष के 5 आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मारपीट में 458 IPC के तहत मामला दर्ज हुआ है, जिसमें से 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें और जो आरोपियों ने बताया है कि उनके घर की एक प्रेग्नेंट महिला से भी मारपीट की है, तो वो हॉस्पिटल में है, स्टेबल है और उचित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2 गिरफ्तारी हुई है। कारण कैसे समझ में आया? क्या ज़मीन संबंधी पुराना विवाद है और जो आरोपीगण उनका पूर्व से भी आपराधिक रिकॉर्ड है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर जांजगीर चांपा से, जहां जिले में महिला सुरक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 31 मार्च को 11:35 पर महिला थाना का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज रामगोपाल गर्ग मुख्य अतिथि रूप में शामिल होंगे। महिला थाना की स्थापना से महिलाओं से जुड़े मामलों का त्वरित और संवेदनशील निराकरण संभव होगा। शुभारंभ के बाद पुलिस महानिरीक्षक पुलिस कार्यालय जांजगीर में प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और पुलिस विभाग की प्राथमिकताओं और जन सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे साइबर थाना परिसर में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें नागरिकों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल जैसे कई चीजों के बारे में जागरूक किया जाएगा। जांजगीर पुलिस ने नागरिकों से ज्यादा संख्या में शामिल होकर साइबर सुरक्षा की जानकारी प्राप्त करने की अपील की है। देखिए, महिला सेल जो जांजगीर चांपा में था उसको छत्तीसगढ़ शासन ने महिला थाने के रूप में नोटिफाइड किया है, जिसको उद्घाटन के लिए कब 31 तारीख को बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री रामगोपाल गर्ग जी द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा। महिला थाने में महिला प्रभारी के साथ साथ करीब 15 महिला पुलिस अधिकारी की पोस्टिंग की गई है। ये महिला थाना अब पूरे जिले के जो महिला संबंधी अपराध होंगे, थानों में तो कायम होता ही है, बट कई बार क्या होता है थानों में महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारी की कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में खासकर जो लैंगिक उत्पीड़न के मामले हैं वो सीधे जो है यहाँ पे कायम हो सकेंगे। काउंसलिंग तो शुरू से हो रही है। अब महिला सेल से थाने में रिफर नहीं होंगे, थानों से जो मामले हैं वो अर्जेंट बेसिस पे है, जहाँ पे चूंकि महिला अधिकारी कर्मचारी की संख्या बहुतायत होगी इसलिए यहाँ पे कायम होंगे। अब और जिले की जो महिला संबंधी जो क्राइम हो रहे हैं उसमें तेजी से त्वरित कार्रवाई होकर इन्वेस्टिगेशन होकर अपराधियों को सजा मिलेगी। जिले के जो महिला पीड़ित है उसको काफी राहत मिलेगी इसमें। जांजगीर चांपा से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। खबर मुंगेली से, जहां लोरमी में ग्राम मनोहरपुर में सेवानिवृत्त लेखपाल दामोदर सिंह राजपूत की हत्या का खुलासा मुंगेली पुलिस ने किया, जिसमें उनके अपने भाई भतीजे और परिजन संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से शामिल पाए गए। 21 मार्च से लापता रहे दामोदर सिंह का शव 29 मार्च को करवरदा जिले के पंडरिया थाना के देवसरा गांव में जंगल से बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि मृतक के भाई भतीजे ने सुपारी देकर फर्जी वसीयत तैयार कर अपनी संपत्ति हड़पने की साजिश रची थी। पुलिस ने हत्या में शामिल 11 मुख्य आरोपियों और 4 नाबालिगों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त लगभग 96,000 रुपए, एक हुंडई इओन, एक स्पेशियस गोल्ड कार और साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों में मृतक के भाई भतीजे और अन्य संबंधी शामिल हैं। जी सर, बताइए सर, एक अनसुलझे रहस्य पर पर्दा उठा है, ब्लाइंड मर्डर केस जो है पुलिस ने सुलझाया, बताएंगे? लालपुर थाना क्षेत्र में एक मिसिंग केस दामोदर सिंह राजपूत का दर्ज होता है। इसके बाद पुलिस अपना मिसिंग पर्सन को ढूंढने के लिए अपना कार्य शुरू करती है।
मिसिंग केस को सॉल्व करते करते बाद में पता चलता है कि यह मिसिंग के साथ साथ हत्या का केस है। इसके बाद इसके पूरी घटनाक्रम को पुलिस छानबीन करती है, जिसमें ये पता चलता है कि दामोदर सिंह राजपूत की हत्या प्रकरण, जिसको जाफल हत्याकांड के नाम से हम जान सकते हैं, इसके परिवारजनों में इसके भाई लोग, जिसमें मेन रामपाल और उसके अन्य साथीगण, जो परिवार के सदस्यों ने मिल करके इसको हत्या करने का प्लानिंग किया था और संजय यादव नाम के व्यक्ति को सुपारी दिया था, जिसने अपने 5 और साथियों के साथ में मिल करके दामोदर सिंह राजपूत को गायब करने और उसकी हत्या करने और शव को दफनाने का उसने प्लान बनाया था। इस पूरे घटनाक्रम का जब हम लोगों ने जांच किया तो जांच करने के बाद में घटना का कारण पता चला लालच। दामोदर सिंह राजपूत के मिसिंग होने से पहले दामोदर सिंह ने अपने पूरे ज़मीन और जायदाद और पूरी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे वह अपने भाइयों और उसके पहचान वालों के नाम पर बेचने का कार्य प्रारंभ किया था और लगभग उसने बहुत सारा ज़मीन की रजिस्ट्री अपने रामपाल के कहने पर उसने अपने रामपाल के पहचान वालों के साथ पे किया था। घटना के दिनांक में रामपाल और उसके भाई ने उसको जवारा कार्यक्रम के लिए उसको बुलाया था। जब उसको बुलाया था तो रास्ते में खपरी कला के पास में संजय यादव उसका पीछा करते करते आया और उसको रोका और रोकने के बाद में वहीं पर गमछा बांधे था, उस गमछा से गला घोंट करके मार दिया और अपने गाड़ी पर उसको ले करके पंडरिया थाना के पास में देवरसा गांव है, वहां के जंगल में मतलब जा करके शव को उसने वहां पर बरी कर दिया। बाद में इस चीज़ में और हम लोगों को जांच के बाद में ये पता चला कि रामपाल जो है उसकी ज़मीन को हथियाने का प्लान बहुत पहले से कर रहा था, क्योंकि इसके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, जो सेवानिवृत्त होने के पश्चात इसको पैसा भी मिलता और इसका ज़मीन था। इसका उसने पूरी की पूरी जो चीज़ें थी यह कई साल पहले लगभग 2016-17 से प्रारंभ कर दिया था और इसने उसकी पत्नी और बच्चों के बीच में भेद करने का काम प्रारंभ कर दिया था। और मृतक दामोदर सिंह राजपूत का उसके बच्चे के साथ में बहुत अच्छा संबंध नहीं था, इसीलिए मिसिंग होने के बाद में रामपाल और उसके भाई ने अपने समाज के काफ़ी सारे लोगों को आया और उसने पहले ही दिन जब अपना ज्ञापन दिया तो उसने हत्या होने वाली बात कही थी, लेकिन उसने कहा था कि उसके बेटे संजय सिंह ने उसकी हत्या करवाने का प्रयास किया है या हत्या उसने किया होगा। इसी के बेस पर जब आगे हम लोग पता करते गए तो एकदम एक क्लियर हो गया कि ये पूरी हत्या का जो प्लान था यह रामपाल और उसके परिवारजनों ने किया था, जिसको संजय यादव ने यहाँ पर एक एग्जीक्यूट करने का काम किया। इस पूरे प्रक्रिया में हम लोगों ने बहुत ही सिस्टमैटिकली ढंग से काम किया। पूरी टीम को डीएसपी हरविंदर सिंह साहब और अपने साइबर प्रभारी प्रसाद सिन्हा साहब, साइबर की पूरी टीम, लालपुर थाना प्रभारी सुंदरलाल गोरले साहब, जरागांव थाना प्रभारी हमारे सत्येंद्र और पूरी की पूरी टीम ने यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से फैमिली हिस्ट्री, क्राइम हिस्ट्री, बेसिक पुलिसिंग, साइबर टेक्नोलॉजी, नेट ग्रेड जैसे कई नई तकनीकों का हम लोगों ने प्रयोग किया। इस घटना में एक अहम बात यह था कि जो मृतक का फ़ोन था, जब हम लोगों ने मिसिंग को ढूंढने का प्रयास किया था, उसका लोकेशन हमको प्रयागराज दिखा, जो कि बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण था। तो बाद में हम लोगों को जब डेड बॉडी मिला तो संजय यादव और उसके साथियों ने बताया कि उन्हीं के साथी लोग उस मृतक के मोबाइल को लेकर के प्रयागराज की गंगा नदी में फेंक दिए थे, ताकि घटना के बाद यदि पुलिस इसको ढूंढने का प्रयास भी करती है तो वह उसका लोकेशन ये था कि या तो ये केस बाद में बंद हो जाएगा तो प्रॉपर्टी उनके नाम हो ही चुकी थी, या दूसरा प्लान था कि बाद में ये समाज में फैला दिया जाए कि वह जीवन से मायूस होकर के उसने जीवन से हार करके वह अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने आप को उसने गायब किया है। या थर्ड उनका प्लान था कि यदि डेड बॉडी मिलती भी है तो आरोप उसके बेटे और पत्नी पर लगे। इस तरीके से मास्टर प्लान बनाया था। इस मामले में हमारी पुलिस ने तुरंत हत्या का अपराध, साक्ष्य छुपाने का अपराध, षड्यंत्र की धारा हम लोगों ने लगाया और हम लोगों ने इस पर अपनी विवेचना कार्य प्रारंभ उन लोगों को हम लोगों ने विधिवत तरीके से जब्त भी किए हैं। अभी विवेचना प्रारंभ हुई है। कई सारे बैंक डिटेल, कई सारे रिकॉर्ड्स, कई सारी पूछताछ होना बाकी है, ताकि इस कहानी के सारे पर्दों पर यहाँ पे खुलासा हो और अंत में इस केस के साथ में न्याय हो और जिन लोगों ने इस जघन्य घटना को, हत्या को जिन्होंने कारित किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। गिरफ्तारी के नाम पर कई सारे लोगों के नाम पर जमीन, जो अभी तक हम लोगों को पता चला है, जब जमीन को बेचे तो वह किसी एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री नहीं हुआ है, अलग अलग टुकड़े टुकड़े में कई सारे लोगों के नाम पर रजिस्ट्री हुआ है। आगे अपने कवर्धा पुलिस ने अपने कार्रवाई की। हमारे यहाँ अपराध दर्ज हुआ, हत्या का मामला हम लोगों ने दर्ज किया है।
इस पर विवेचना आगे बढ़ते जाएगी विधिवत तरीके से। रही बात शिकायतों की, तो जो शिकायतें हम लोगों को मिली है, ये शिकायतों पर भी जांच होगा। क्योंकि उसकी पत्नी ने आरोप लगाया, बोले कि किसी भाई के पास में रखा है, क्योंकि वो लोग मृतक लोगों के और भी भाई थे, सगे भाई थे, और उनका काफी बड़ा परिवार है। तो ये अभी जांच का विषय है। ये एक बार संबंधित प्रार्थी तुलसी बाई से, उनके परिवार से भी आगे पूछताछ से पता चलेगा किस प्रकार के गहने से कैसे दिए गए थे। जैसे मैंने बताया कि रजिस्ट्री वाला जो कागज है, उससे ये भी पता चलेगा कि रजिस्ट्री हुई है, नामांतरण हुआ है, तो पैसा अगर इसको मिला है तो पैसा है कहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे रजिस्ट्री हुई हो गया है और उसके खाते में पैसा नहीं आया है। तो इसीलिए इसमें और इस शिकायत पर आगे जांच कर। मुंगेली से सी न्यूज संवाददाता प्रेम कुमार मिश्र की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र के लोही गांव में 60 वर्षीय लीलावती पटेल की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें उनके शव को घर के पीछे हाथ टूटे और सिर कटे हुए पाया गया, जबकि सिर पर तकरीबन 50 मीटर दूर खेत में शव बरामद हुआ है। मृतका अकेली रहती थी और किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। सूचना मिलने पर उनकी बेटी नीता मौके पर पहुंची। बता दें कि रामकिशोर पटेल के अनुसार उनकी भाभी का शव घर के बाहर औंधे मुंह पड़ा था, सिर गायब था, दोनों हाथ टूटे थे, शरीर पर कई चोट के निशान थे। पुलिस ने आसपास सर्चिंग कर सिर बरामद किया। बताया जा रहा है कि महिला की किसी से दुश्मनी नहीं थी, फिर इस तरीके की हत्या आखिर कैसे हुई, ये सवाल खड़े कर रहा है। जी सर, ये लोही में एक सिरकटी लाश मिली, क्या घटना है? लोही गांव के अंतर्गत एक यहाँ पर ब्रिज के निकट एक महिला की सिरकटी लाश मिली है, जिसमें उनका सिर भी बरामद कर लिया गया है, जो खेत से थोड़ी दूरी पर फेंका गया था। पुलिस ने सर्चिंग के दौरान इसे बरामद किया है। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला लग रहा है और इसके संदर्भ में पुलिस बारीकी से एक एक बिंदु को देख रही है, एक एक बिंदु पर जांच कर रही है और जो भी घटनाक्रम निकल कर सामने आएगा उसके तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। तो सर, इसमें क्या लगता है सर, क्या क्या कारण रह सकता है इसकी हत्या करने का? सिर काट के अलग फेंक दिया गया है, क्या? देखिए, अभी तो आरोपी के मिले बगैर या आरोपी से बातचीत किए बगैर ये बता पाना काफ़ी मुश्किल है कि हत्या क्यों की गई होगी। अब पुलिस बहुत छोटे छोटे बिंदुओं पर जांच करती है और उसके आधार पर ही अपने फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचती है। तो अभी आवश्यकता है कि उन बिंदुओं पर हम लोग अपने हिसाब से काम कर लें और उसके बाद निश्चित रूप से तथ्य सभी सामने लाए जाएंगे। सर मिल गया सर? जी हाँ, उसका सर बरामद कर लिया गया। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शहर के अहमदिया में स्थित लगभग 500 वर्ष पुराने श्री राधा कृष्ण सोन महल गोपालदास मंदिर की जर्जर स्थिति को देखकर जीर्णोद्धार की मांग जोर पकड़ रही है। मंदिर की दीवारें, पुजारी आवास और भोजन गृह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है। साल 2013 में शासन द्वारा जीर्णोद्धार के लिए 2,51,000 रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हो सका। मंदिर की दीवारें कमजोर हो चुकी हैं और परिसर में उगे पीपल बरगद के पेड़ संरचना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी, राधा कृष्ण और हनुमान जी की बहुमूल्य अष्ट धातु मूर्तियां स्थित हैं, जिन पर भी खतरा है। पुजारी का आवास और भोजन गृह नष्ट होने से रहने की व्यवस्था भी समाप्त हो गई है। प्रार्थियों ने प्रशासन से जन सहयोग के माध्यम से मंदिर का जीर्णोद्धार कर इसे सुरक्षित करने की मांग की है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधा कृष्ण सोन महल गोपाल दास मंदिर अमहिया, जिला रीवा में यह बहुत प्राचीन धरोहर है। संतों के मार्गदर्शन में राजाओं ने बनवाया था। इसका इतिहास लगभग 400 से 500 साल पुराना है। हम सभी भक्त चाहते हैं कि यह दरबार जीर्ण शीर्ण अवस्था की ओर पहुंच चुका है। हम लोग जन सहयोग से राम दरबार में एक राम जी की रसोई और एक पुजारी जी का निवास स्थान के निर्माण कराने का हम लोगों ने विचार किया है। आप सभी से आग्रह है कि सभी अपना समर्थन प्रदान करें और शासन भी हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी अनुमति और अपना समर्थन प्रदान करे। जय सिया राम। कई मंदिर का काम जन सहयोग द्वारा किया जा रहा है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
खबर श्योपुर से, जहां श्योपुर से इंदौर जा रही शिव शक्ति ट्रेवल्स की बस में लक्ष्मी गुर्जर का ट्रॉली बैग डिग्गी में चोरी हो गया, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, लगभग 10,000 नगद, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, MA की डिग्री, कंप्यूटर डिप्लोमा, ATM कार्ड, आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज थे। बैग बस परिचालक के कहने पर डिग्गी में रखा गया था। इंदौर पहुंचने पर बैग गायब पाया गया। शिकायत के बावजूद बस स्टाफ ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, इसलिए पीड़ित परिवार ने थाना बड़ौदा में स्थित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। नमस्कार। कल रात को जो घटना घटित हुई उस घटना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कल ललितपुरा से इंदौर के लिए श्री शिव शक्ति बस का टिकट था। 9 बजे बस में बैठे थे। उसमें एक ट्रॉली बैग था, उसमें ओरिजिनल दस्तावेज़, 9-10 हज़ार के करीब नकदी और उसमें करीब 1 से 1.5 लाख के सोने चांदी के जेवरात थे। मेरे पापा रात को गाड़ी से छोड़ने आए थे ललितपुरा, तो हेल्पर को बोला था कि इस ट्रॉली बैग को आगे की डिग्गी में रख दो। तो उन्होंने बोला कि अंकल जी पीछे की डिग्गी में रख देते हैं, पीछे की डिग्गी में भी सेफ है। पीछे की डिग्गी में उन्होंने बैग रखा। गाड़ी 12 बाय झालावाड़ सोयत रात को 2 बजे मेरी वाइफ को बोलते हैं हेल्पर कंडक्टर कि आपका बैग चोरी हो गया 2 बजे, और बोलते कि 12 राजस्थान तक बैग हमने देखा था। 12 से सोयत के बीच में गाड़ी कहीं पे भी रुकी नहीं थी। बीच में एक गांव कंजरों का आता है, तो वहाँ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। आप इस चीज़ को कैसे मान सकते हो? गाड़ी कहीं भी 1 मिनट नहीं रुकी। गाड़ी 12 से सोयत में जाके बस स्टैंड पे रुकती है और कंडक्टर और हेल्पर का बोलना है कि वो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और लॉक को तोड़ देते हैं और उसमें से सामान को निकाल लेते हैं। ट्रॉली बैग था, उसमें इतना वजन था कि एक व्यक्ति से तो नहीं उठता था। जब रात को वो बैग रखा तो किसी की सहायता लेनी पड़ी, इतने उसमें कपड़े थे। जब कंडक्टर को मैंने बात करी, कंडक्टर का नाम है महमूद, जब मैंने उनको बोला कि भाई साहब क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि गाड़ी में से बैग निकला है, गाड़ी कहीं रुकी नहीं थी, चालू गाड़ी से हाईवे से उन्होंने बैग निकाला है। अब इसमें सच्चाई कितनी है मुझे तो नहीं लगता कि इसमें सच्चाई है। गाड़ी चालू है, गाड़ी हाईवे पे चल रही है, गाड़ी स्पीड में चलती है। अब आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि चालू गाड़ी में पीछे की डिग्गी का लॉक तोड़ना और उसमें से सामान निकालना बहुत भारी काम है। कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं देता। रात को मैंने 3 से 4 बार महमूद को कॉल लगाया तो बोलता है कि मैं सोयत में ही रुका हुआ हूँ, थाने में रिपोर्ट करवा रहा हूँ। जब सुबह अरविंदो गाड़ी 6 बजे आई, जब मैंने हेल्पर और जब ड्राइवर से बात की, मैंने 20 से 25 मिनट उस गाड़ी को अरविंदो पे रुकवाया। एक भी बात का जवाब शांतिपूर्वक नहीं देना चाहते। उसने उसको सेठ की मेरी बात करवा दी और उसने सेठ ने मेरे से बोला कि जो भी होगा बैठ के बात कर लेंगे। अगर कंडक्टर की गलती है, हेल्पर की गलती है, जो भी होगा सुबह हम बैठ के बात कर लेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है।
मुझे तो नहीं लगता कि बैग किसी चोरी से निकला हुआ है। बैग आरिफ नाम का लड़का है हेल्पर और मोहम्मद नाम का है कंडक्टर, उनकी साजिश से बैग निकला हुआ है। ट्रॉली बैग है, उसमें 2 ताले लगे हुए हैं। ज़रूर उनको कहीं ना कहीं सोने चांदी का शक हुआ है, कहीं ना कहीं उनको लगा है कि इसमें मोटी रकम है, इसलिए उन्होंने इस पे वार किया है और उनकी साजिश से ये बैग निकला हुआ है। धन्यवाद। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।